राष्ट्रगान के पश्चात अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन, मंचस्थ अतिथियों का स्वागत अभिनंदन श्री गांधी बाल निकेतन परिवार की ओर से श्री गांधी बाल निकेतन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट श्री घनश्याम चंद्र जी सोनी साहब सूत की माला पहनाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करके स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम स्वागत अभिनंदन माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी साहब का, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा। मैं चाहूंगा रत्नगढ़ की इस पावन धरा पर आपका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी साहब का। स्वागत अभिनंदन पूर्व थल सेना अध्यक्ष माननीय जनरल मंच पर विराजित भामाशाह है माननीय श्री नर नारायण जी सराफ साहब का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन और स्वागत अभिनंदन उत्तर क्षेत्र संघ चालक रोहतक माननीय प्रोफेसर मंचस्थ आप सभी महानुभावों का जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के इस गरिमापूर्ण आयोजन में पधारे हुए आप सभी अतिथि महानुभावों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। चंपालाल जी उपाध्याय मेरे पूज्य पिताजी की द्वितीय पुण्यतिथि वर्ष पर उनकी स्मृति में स्थापित उपाध्याय सम्मान के प्रथम वितरण समारोह में पधारे उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल एवं प्रबुद्ध विचारक प्रोफेसर गणेशी लाल जी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गत वर्ष 3 फरवरी को आपके ही कर कमलों से उपाध्याय जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था। तब से ही पूरे नगर की इच्छा थी कि आपका ओजस्वी उद्बोधन हम सबको पुनः सुनने को मिले। आप पधारे, दोबारा पधारे, समय निकालकर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग साहब, आप सेना प्रमुख के पद पर रहे संभवतः पहले व्यक्ति हैं जो रत्नगढ़ की धरा पर पधारे हैं। हम सब आपका बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के सूत्रधार मेजर अभिमन्यु जी, बड़े भाई सीताराम जी व्यास साहब, संस्था के अध्यक्ष घनश्याम चंद्र जी सोनी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ी से बड़ी धनराशि बहुत ही सरलता से जनहित में समर्पित करने वाले श्री नथमल जी सराफ परिवार के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री नरनारायण जी सराफ, आपका एवं भारत के कोने कोने से पधारे भामाशाह परिवार के सम्मानित सदस्यों, सभागार में उपस्थित गणमान्य जनों, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रथम उपाध्याय सम्मान से सम्मानित होने जा रहे श्री नारायण जी बारेट, श्री प्रदीप जी शेखावत एवं श्री अमित जी ढाका, आपका भी विशेष अभिनंदन। आपने ये सम्मान स्वीकार किया और अपनी सहमति दी, उसके लिए आपका विशेष आभार। इस आयोजन की पृष्ठभूमि यह है कि 14 फरवरी 2022 को उपाध्याय जी के निधन के बाद उनके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए सेवा कार्यों को, उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उस वक्त मैंने 3 निर्णय लिए थे, जिनमें से पहला निर्णय आदरणीय गणेशी लाल जी के हाथों मूर्ति स्थापित होने के साथ गत वर्ष पूर्ण हो चुका। दूसरा, उनकी स्मृति में एक सम्मान की स्थापना करने की इच्छा थी, जिसकी क्रियान्विति आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में आज होने जा रही है। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई। प्रथम श्रेणी में उन 14 भामाशाह परिवारों को शामिल किया गया जिन्होंने उपाध्याय जी की प्रेरणा से कठिन श्रम से अर्जित अपने धन को जन सेवा हेतु समर्पित किया। उपाध्याय जी का जो व्यक्तित्व हम देखते थे उसमें इन भामाशाह परिवारों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रेरक तभी कोई काम कर सकता है जब उसको कोई दानदाता मिले। आज इतनी संस्थाएं और ये सब बनी, तो गांधी बाल निकेतन परिवार की तरफ से हम आप सबका बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप सब परिवारों के योगदान के कारण ही ये व्यक्तित्व बन सका और ये इतनी संस्थाएं खड़ी हो सकी। इन परिवारों में नगर सेठ की उपाधि से सम्मानित जालान परिवार, श्री नथमल सराफ परिवार के श्री नरनारायण सराफ, श्री प्रदीप जी सराफ, 10 को पूर्व आंखों की चिकित्सा की
बहुत बेहतरीन व्यवस्था करने वाले अजीत सिरिया परिवार के श्री अरुण जी अजीत सिरिया 1960 के दशक में जब कई कल्पना नहीं करता था, ITI की स्थापना करने वाले संचालाल वैद परिवार के शुभकर्ण जी वैद, शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से पूर्ण रूप से समर्पित श्री जोधराज जी वैद, जो निरंतर सरकारी विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए हर साल 2-4 करोड़ रुपए अपने जेब से खर्च करते हैं। विद्यालय को सर्वप्रथम भवन उपलब्ध करवाने वाले थर्ड परिवार, उसके बाद भूमि और भवन देने वाले गनेडी वाला परिवार, आज जो वर्तमान भवन है उसके प्रथम दानदाता दानवीर सेठ श्री सोनलाल जी दुगड़ का परिवार, नवरंग राय जी लोहिया जिनके कारण गर्ल्स कॉलेज, सेला की स्कूलें आदि बनी, और गणपत राय जी धानुका का परिवार, ये 14 परिवार इस श्रेणी में शामिल किए गए। दूसरी श्रेणी में उपाध्याय जी के 3 महत्वपूर्ण सहयोगी रहे थे। उसमें प्रथम थे बाबू श्याम सुंदर लाल जी, निर्मला बहन जी और राजलदेशर के प्रमुख भामाशाह प्रेरक श्री कुंदनमल जी वैद। इन तीनों ने वो जो भी विचार करते थे उसकी क्रियान्विति के लिए कठिन मेहनत करके उसको लागू करवाते थे। तीसरी श्रेणी में उन 3 विभूतियों का चयन किया गया जो उपाध्याय जी द्वारा स्थापित मूल्यों के अनुरूप अपने अपने कार्य क्षेत्र में न केवल कर्मठता बल्कि दुर्लभ होते जा रहे ईमानदारी के गुण को ग्रहण किए हुए ये तीनों व्यक्तित्व इनसे मिले, इनके घर जाए तो अनुभव होता है कि इस पद पे इतने ऊंचे पदों पे बैठे हैं और ये आर्थिक स्थिति है। उन तीनों का इस मेरिट पे चयन किया गया, जिसमें प्रथम है श्री नारायण जी बारेठ, जो BBC के संवाददाता रहे हैं, बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। दूसरे प्रदीप जी शेखावत, जो राजस्थान पत्रिका के संपादक रहे, अभी हाल में हरियाणा में सूचना आयुक्त के संवैधानिक पद पर कार्यरत है। और तीसरे हम सब के गौरव हमारे पूर्व विद्यार्थी श्री अमित ढाका, जो पंजाब में अभी वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। इन 3 व्यक्तियों का चयन किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण इन 2 कामों के अलावा था कि उपाध्याय जी के द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाना। उसमें गांधी बाल निकेतन आप सबके सामने है। ये एकमात्र विद्यालय है जो बिना ट्रांसपोर्ट, बिना विज्ञापन के पिछले 65 सालों से काम कर रहा है, और जो सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या और सर्वाधिक अच्छे रिजल्ट देने वाले विद्यालय हैं उनमें आज भी इसकी गणना होती है। आपके आशीर्वाद और सहयोग से पिछले वर्ष एक योजना शुरू की गई कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए एक अमेरिकाई कंपनी व्यूसोनिक का इंटरेक्टिव बोर्ड का चयन किया गया, और रतनगढ़, सुजानगढ़ और चूरू, इन 3 तहसीलों की सभी सरकारी स्कूलों में हम इंटरेक्टिव बोर्ड लगा चुके हैं। गांव, गरीब गुरबे के बच्चे के पास वो संसाधन पहुंच चुका है। अब तक इस योजना के तहत करीब 180 बोर्ड 3 करोड़ रुपए की लागत इन भामाशाहों से लेके लगवा चुके हैं, और अगले फेज में 4 करोड़ रुपए की लागत से 300 बोर्ड और लगाने की योजना है, जिसका मुझे विश्वास है कि हम लोग निश्चित ही अगले सत्र में ये टारगेट पूरा करके चूरू जिले की एक भी स्कूल ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पे ये इंटरेक्टिव बोर्ड नहीं होगा। इसके अलावा एक निर्णय किया है कि रतनगढ़ के चिकित्सालय से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे पूरे चूरू जिले में करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस विशेषज्ञता का डॉक्टर उपलब्ध हो उससे जुड़ी हुई विश्व की बेस्ट मशीन उसको उपलब्ध करवाई जाए, ताकि लोगों को राहत मिले, रेफरल हॉस्पिटल के रूप में ये हॉस्पिटल नहीं रह जाए। इस दिशा में काम किया जा रहा है। रतनगढ़ हॉस्पिटल के लिए हमने 2 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे भामाशाहों के साथ काम करने का अवसर मिल रहा है कि जो एक व्हाट्सएप के मैसेज पे लाखों करोड़ रुपए की डोनेशन की यस करते हैं, और कल्पना नहीं कर सकते कि आप 100 रुपये किसी के पास मांगने जाओ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ लाखों करोड़ों देने वाले ऐसे देते हैं जिसकी मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे क्रियान्वयन उन चीज़ों का होता है। आप सब पधारे, आपका बहुत धन्यवाद। एक मैसेज राज्यपाल महोदय कलराज जी मिश्र का है कि चुनाव की घोषणा के बाद कल रात ही उनको राष्ट्रपति की तरफ से एक पत्र जारी हो गया कि चुनाव चलते वक्त कोई भी राज्यपाल किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, इसलिए वो नहीं आ पाए, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले वो एक बार रतनगढ़ गांधी बाल निकेतन के कार्यक्रम में अवश्य पधारेंगे। तो इसका
मैं उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ कि व्यवस्था की बात है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और राष्ट्रपति के पत्र को कोई राज्यपाल नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बालाजी उपाध्याय साहब द्वारा बनाई गई राह का अनुसरण करते हुए उनके सुपुत्र श्री राजीव उपाध्याय जो इस उत्साह के साथ जुटे हुए हैं कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, मंजिलें भी झुका करती है। आपने शाब्दिक स्वागत किया और एक निजी संस्था के द्वारा राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत निर्धन छात्र छात्राओं के लिए किस स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही है, इंटरेक्टिव बोर्ड और अन्य संसाधनों की व्यवस्था, ये एक अनूठा उदाहरण हम सबके सामने है। और कार्यक्रम को गति देते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राजस्थान की सुप्रसिद्ध गायिका और मरुधरा की कोकिला, यदि उन्हें कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सीमा मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक देशभक्ति गीत के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं सीमा मिश्रा जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मुझे विश्वास है कि जब ये गाना शुरू करेंगी तो हम में से अधिकांश उनके साथ सुर में सुर मिलाने को मजबूर होंगे, निश्चित रूप से साथ गाएंगे। सभा में उपस्थित सभी गुणीजनों और आदरणीयों को मेरा प्रणाम। और आज इस कार्यक्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजीव जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो सकी। और जैसा कि इनका आदेश है एक देशभक्ति गीत, तो मैं अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ। और हमारी भारत की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है, वो मेरी गुरु भी हैं, उनसे ही मैंने गाना सीखा है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि उनका गीत गाने का मुझे अवसर मिला। याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी।
संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो, अभिनंदन हो। आपने इस भाव को यहाँ प्रस्तुत किया है कि जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। जिन्हें देशभक्त शहीदों के मन में ये भाव थे कि वतन हमारा रहे शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है हम रहें ना रहें, हम रहें ना रहें। इस भाव को आपने यहाँ प्रस्तुत किया, बहुत ही मधुर आवाज़। और अब अवसर शिक्षाविद श्री चंपालाल जी उपाध्याय साहब की स्मृति में स्थापित उपाध्याय सम्मान के वितरण का, उपाध्याय सम्मान का वितरण हम प्रारंभ करें। और मंचस्थ अतिथियों से निवेदन, हमारे सम्माननीय आज जिनका सम्मान होना है उनको ये सम्मान वितरित करने के लिए आपसे निवेदन। सर्वप्रथम इस क्रम में जो नाम इस सूची में मेरे पास है, आप मंच पर ही विराजित हैं, आदरणीय श्री नरनारायण जी सराफ साहब, आपका स्वागत अभिनंदन। सूत की माला पहनाकर सीताराम जी व्यास साहब ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, शॉल उठाया गया और अभिनंदन सम्मान भेंट कर रहे हैं आज के हमारे समारोह के पूर्व थल सेनाध्यक्ष दलवीर जी सुहाग साहब। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत हो, अभिनंदन हो। आदरणीय नरनारायण जी सराफ साहब के परिवार के द्वारा गांधी बाल निकेतन के मेन गेट के निर्माण हेतु उपाध्याय जी को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी और इस कार्य की समाप्ति पर उपाध्याय साहब ने शेष राशि देना चाहूँगा। जालान परिवार की ओर से हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय श्री भरत बाबू जी जालान कृपया मंच पर पधारें। जालान परिवार इस रत्नधरा के विकास हेतु नगर सेठ के रूप में जालान परिवार के योगदान अविस्मरणीय है। प्रत्येक नगरवासी के मुख पर यह उक्ति आज भी प्रचलित है कि जन्म से लेकर मरण तक की तमाम आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था जालान परिवार द्वारा सुलभ करवाई गई है। आदरणीय उपाध्याय जी की प्रेरणा से जालान परिवार द्वारा क्षेत्र में चिकित्सालय एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करवाया गया। यह अभूतपूर्व योगदान जालान परिवार की ओर से इस नगर को मिला है। इसके लिए श्री भरत कुमार जी जालान साहब को यह सम्मान सहर्ष प्रदान किया जाता है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है।
आधुनिक तकनीक से शिक्षण उपलब्ध करवाने में प्रथम नाम श्री प्रदीप कुमार जी सराफ का आता है। सराफ परिवार द्वारा 2007 सराफ पुस्तकालय, 2014 में सराफ विज्ञान कक्ष तथा 2021 में श्रीमती सुशीला सराफ पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। इंटरैक्टिव बोर्ड परियोजना जिसका जिक्र श्री राजीव जी ने भी किया था, इसके अंतर्गत बाल निकेतन के सभी 70 कक्षों में लगभग 1 करोड़ की राशि के इंटरैक्टिव बोर्ड लगवाकर इन्हें स्मार्ट क्लासरूम में बदलने का कार्य भी आदरणीय प्रदीप कुमार जी के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 60 सरकारी विद्यालयों में भी बोर्ड लगवाकर हजारों विद्यार्थियों को आदरणीय श्री अरुण कुमार जी अजीत सरिया साहब, आदरणीय श्रीमती सरोज जी अजीत सरिया भी आप साथ पधारें। श्रीमती सरोज जी अजीत सरिया से भी निवेदन, कृपया साथ का निर्माण करवाकर सरकार को सौंपा गया था। यह जिस शुभ संकल्प के साथ बनवाया गया था वह निस्संदेह हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। रीनी वाले कुएं के पास स्थित अपनी भूमि पर बाल निकेतन की शाखा के लिए 3 मंजिला भवन, आरओ जनरेटर, वाटर रिचार्ज पॉइंट, कंप्यूटर लैब, संगीत कक्ष सहित बनवाकर आपके द्वारा दिया गया। निस्वार्थ भाव से जन सेवा में समर्पित ट्रस्ट के श्री अरुण कुमार जी अजीत सरिया को उपाध्याय सम्मान से विभूषित कर हम गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं, पुलकित हैं, आनंदित हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन माननीय श्री अरुण कुमार जी अजीत सरिया साहब। स्वागत, अभिनंदन, उपाध्याय सम्मान, सम्मानीय भामाशाहों का स्वागत। गांव की राजकीय विद्यालयों में भी अनेक कक्षों सभागारों का निर्माण करवाकर उन्हें फर्नीचर व अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करवाने में करोड़ों रुपए का दान कर कई बार भामाशाह सम्मान से आप सम्मानित हो चुके हैं। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कई बार आपका सम्मान भामाशाह के रूप में हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम में आपको उपाध्याय सम्मान से सम्मानित करते हुए हम हर्षित हैं, आनंदित हैं। और इस सूची में अगला नाम मेरे पास श्री सोनलाल जी दुगुड़, दानवीर सेठ श्री सोनलाल जी दुगुड़ परिवार की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री ओम प्रकाश जी चौधरी हमारे बीच पधारे हैं। आपसे निवेदन रहेगा कृपया पधारें श्री ओम प्रकाश जी चौधरी साहब। सम्मानीय श्री जोधराज जी वैद के स्वागत अभिनंदन का क्रम जारी है। और सम्मानीय श्री जोधराज जी वैद के द्वारा न केवल रतनगढ़ बल्कि जिला मुख्यालय की डाइट का भव्य प्रेस द्वार भी आपके द्वारा बनवाया गया है। और आदरणीय श्री चंपालाल जी उपाध्याय ने जिन महान विभूतियों, दानदाताओं और भामाशाहों के साथ मिलकर अथवा अपने जनसेवी कार्यों से प्रभावित आकर्षित कर अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए जिन महानुभावों को प्रेरित किया, उनमें बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाने वाला नाम है दानवीर सेठ श्री सोनलाल जी दुगड़ साहब, जिन्होंने अपना सर्वस्व जन सेवा में समर्पित कर दिया। आज भी आपके ट्रस्ट द्वारा राजकीय विद्यालयों में भवन निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्य निरंतर करवाए जाते रहे हैं। और इस क्रम में मैं अब बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर श्री अशोक जी सराफ साहब के प्रतिनिधि श्री महावीर जी पंसारी, कृपया पधारें। श्री महावीर जी पंसारी, उनके परिवार की ओर से श्री महावीर जी पंसारी को यह उपाध्याय सम्मान भेंट किया गया। और अब इसी क्रम में सामान्य श्री शुभकर्ण जी वैद परिवार की ओर से हमारे बीच पधारे हुए हैं श्री रतन चंद जी वैद साहब, आपको आमंत्रित करूंगा। श्रीमान रतन चंद जी वैद कृपया मंच पर पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री शुभकर्ण जी वैद स्मरण किया जाता रहेगा। और श्री शुभकर्ण जी वैद के पश्चात से गनेडी वाला परिवार की ओर से उनके परिजन को भी मैं निवेदन करूंगा, कृपया आप मंच पर तैयार रहें। वैद परिवार की ओर से 1963 में ट्रस्ट द्वारा 25 बीघा भूमि पर संचालाल वैद राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ करवाया गया। और इसके बाद से संचालाल वैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से संचालाल वैद आदर्श विद्या मंदिर की स्थापना करवाई गई। इसी क्रम में शुभकर्ण जी वैद द्वारा अपनी माताजी श्री निकेतन की जो स्थापना की गई थी प्रारंभिक 3rd धर्मशाला के बाद श्री गांधी बाल निकेतन का संचालन कनेडी वाला भवन में किया गया। निकेतन की स्थापना और संचालन के पीछे शिक्षा दान का जो पुनीत भाव छिपा था और जो भावी विकासात्मक स्वरूप नजर आ रहा था, उसे गन्नेडीवाल परिवार ने स्वतः आगे बढ़कर सहयोग किया और स्वयं का भवन उपलब्ध करवाया। संस्था की इस प्रगति में विशेष योगदान पर गन्नेडीवाल के सदस्य परिवार के सदस्य श्री हनुमान प्रसाद जी गन्नेडीवाल को उपाध्याय सम्मान से सम्मानित कर हम स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कैलाश जी लोहिया विद्यालयी शिक्षा के साथ साथ
उपाध्याय जी ने महाविद्यालय शिक्षा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास किए। छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु श्री नरोंगराज जी लोहिया ने भवन निर्माण करवाकर सौंपा, जिसमें इस क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा की सुविधा सुलभ हुई। इसके साथ ही उपाध्याय जी की प्रेरणा से लोहिया जी ने सेड़ा ग्राम में भी विद्यालय भवन बनवा कर दिए तथा निकेतन के विकास में भी लोहिया बाल भवन का निर्माण करवाया है। इनके पश्चात श्री गणपत राय जी धानुका परिवार के परिजन कृपया तैयार रहे, मंच पर उपस्थित हों। श्री सीताराम जी लोहिया परिवार ने सीताराम लोहिया चैरिटी ट्रस्ट कोलकाता द्वारा 2014 में उनकी समिति में श्री सीताराम लोहिया भवन बनवाकर बाल निकेतन को प्रदान किया गया। ट्रस्ट श्री निर्मल कुमार लोहिया रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के वर्तमान अध्यक्ष एवं लेडो टी कंपनी मंच पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री धानुका द्वारा आचार्य क्वार्टर का निर्माण करवाकर बाल निकेतन को सौंपा गया। उनके इस योगदान पर उनके परिजन श्री नरेंद्र जी धानुका को उपाध्याय सम्मान भेंट कर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। श्री नरेंद्र जी धानुका का स्वागत है, अभिनंदन है। ये सूचना देना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र किशोर जालान द्वारा स्थापित MNP जालान सेवा ट्रस्ट कोलकाता द्वारा रतनगढ़ में विविध क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। श्री उपाध्याय जी की प्रेरणा से गोरीसर ग्राम में विद्यालय का भव्य भवन बनवाने के अलावा रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता के तत्वावधान में पशु चिकित्सा हेतु अनेक शिविरों के आयोजन सहित स्थानीय बस स्टैंड, गौशाला तथा कई शिक्षण संस्थाओं के विकास में उदार भाव से सहयोग किया जाता रहा है। और इसी क्रम में थर्ड परिवार का स्वागत, अभिनंदन। श्री गांधी बाल निकेतन संस्था का शुभारंभ वर्षों पूर्व थर्डों की धर्मशाला में श्री उपाध्याय जी के सत्प्रयासों से हुआ। संस्था का आधार बनाने में इस शुरुआत का बहुत बड़ा महत्व है। इस शुभ शुरुआत के लिए थर्ड परिवार ने भवन उपलब्ध करवाकर जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए निकेतन परिवार सदैव इनका आभारी है। थर्ड की परिवार की ओर से पधारे श्री रमेश जी थर्ड को उपाध्याय सम्मान से सम्मानित कर हमें अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और अब परिसर को निरंतर आगे बढ़ाते हुए श्री उपाध्याय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महान विभूतियों में आदरणीय श्री श्याम सुंदर लाल जी राजवंशी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। श्री राजवंशी द्वारा निकेतन के विकास में किए गए अविस्मरणीय योगदान हेतु इस पुनीत अवसर पर श्री विपुल कुमार जी राजवंशी को उपाध्याय सम्मान से अलंकृत किया जाता है। और इसी क्रम में अब मैं आदरणीय डॉक्टर प्रकाश जी छबलानी साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सुश्री निर्मला छबलानी जी के भाई, आप उन महानुभावों में से जिन्होंने उपाध्याय साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर सहयोग किया। सुश्री निर्मला छबलानी जी गांधी बाल निकेतन की स्थापना के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नई नीतियां स्थापित कर विशेष पहचान कायम करने में जिनकी निष्ठा, समर्पण और सक्रियता रही, उनमें शीर्षस्थ नाम के रूप में यदि स्मरण किया जाता है तो वह नाम है आदरणीय निर्मला जी छबलानी का। निकेतन में अध्ययन कर आज उच्च पदों पर आसीन अनेक अधिकारी और बड़े उद्योगपति छबलानी जी की छवि को अपने अंतर्मन में इस प्रकार संजय हुए हैं कि अपने जीवन निर्माण में सबसे बड़ा योगदान उनका ही मानते हैं। निकेतन के विकास और प्रत्येक छात्र छात्रा को डॉक्टर प्रकाश जी छबलानी जी को उपाध्याय सम्मान से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। और इसी क्रम में बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री कुंदनमल जी बैद साहब। राजलदेसर में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले श्री कुंदनमल जी बैद ने आज़ादी के बाद से ही विशिष्ट मोंटेसरी विद्यालय हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अभिनव बाल मंदिर की स्थापना कर उनको प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। भारत में मोंटेसरी शिक्षण को पहचान दिलाने वाले महान शिक्षा शास्त्री और गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री गिजू भाई बधेका की पुस्तकों के हिंदी रूपांतरण का कार्य भी बैद जी द्वारा ही करवाया गया। आप जैसे शिक्षा के प्रसारक को उपाध्याय सम्मान प्रदान करते हुए हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। स्वागत, अभिनंदन परम आदरणीय श्रीमान कुंदनमल जी बैद साहब का। और अब नारायण जी बारेट साहब, बहुत जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। रत्नधरा रतनगढ़ के आदि विभिन्न समाचार समूहों में जुड़कर अपनी विशेष पहचान बनाकर पत्रकारिता के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित कर नगरवासियों को गौरवान्वित किया। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसंचार केंद्र और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय दोनों में पत्रकारिता के प्रोफेसर के रूप में सेवाएं प्रदान की। आपका अभिनंदन, स्वागत, अभिनंदन पत्र और 1 लाख रुपए इस सम्मान के रूप में उस सम्मान राशि का चेक आपको भेंट कर हम आज विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। आपने आपके धर्मपत्नी जी भी साथ पधारें, आपसे निवेदन है कृपया आप भी पधारें। आदरणीय शेखावत साहब, आपने सीकर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर समेत कई संस्करणों में प्रमुख पदों को संभाला है। वाह, आपने जानकारी दी कि आप भी श्री गांधी बाल निकेतन में पढ़ी हुई हैं, आपके धर्मपत्नी जी, तो आपका भी बहुत जोरदार एक तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आप मूलतः झुंझुनू जिले के टाई गांव निवासी हैं।
राजस्थान पत्रिका में बतौर पत्रकार कैरियर की शुरुआत करने वाले शेखावत जी हरियाणा में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके अभिनंदन है। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उपाध्याय सम्मान मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। रतनगढ़ की पावन माटी में पले बढ़े श्री गांधी बाल निकेतन में प्रारंभिक उनकी माता जी आदरणीय चंद्रकला जी ढक्का जी को भी बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है आपको बार बार कि आपने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिन पर समस्त रतनगढ़वासी गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं, पुलकित हैं। श्री गांधी बाल निकेतन में प्रारंभिक अध्ययन कर जीवन का मजबूत आधार निर्मित करने वाले पंजाब कैडर के 2006 बैच के आईएएस अमित ढक्का राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव रहे। अमित ढक्का जी के बारे में जन भावना है कि उनके पास असाधारण प्रशासनिक कौशल और लोगों के लिए चिंतित भावनाओं वाला एक उदार हृदय है। प्रशासनिक परिदृश्य में आप जैसे लोग बहुत कम हैं। आपकी सबसे बड़ी सकारात्मक विशेषता सामान्य मनुष्य से जुड़ाव और संबंध बनाए रखने की कला है। आपका समस्त नगरवासियों की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। उपाध्याय सम्मान आपको भेंट करते हुए हमें अत्यंत हर्ष है। बहुत बहुत राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हमारे पास इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उन्हीं में से मैं सर्वप्रथम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान के पूर्व सूचना आयुक्त माननीय श्री नारायण जी बारेट साहब। श्रीमान नारायण जी बारेट साहब कृपया आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। माननीय श्री नारायण जी बारेट साहब। मंच पर उपस्थित मुझसे सभी बड़े हैं, उनको मैं सर झुका के सलाम करता हूं और मैं झुक रहा हूं तो मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह उनके सम्मान में झुक रही है। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। उपाध्याय जी के नए रहने के बाद मैं पहली बार आया हूं और मैं कहना चाहूँगा कि वो दरख्त बहुत याद आएगा जब उस मार्ग पर कोई साया नहीं होगा। न्यूटन जैसे बड़े विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बार कहा कि अगर मैं आज बहुत दूर तक देख पा रहा हूँ तो इसलिए देख पा रहा हूँ कि मैं उन महान पुरखों के कंधे पे खड़ा हूँ, उन्होंने मुझे ऊंचाई दी है। आज जो कुछ हम हैं इसलिए है कि उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया है। ये वो इलाका था जब रेत के बाउंडर उठते थे, सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी। नवज्योति के वरिष्ठ पत्रकार पदम सिंह जी ने मुझे कहा कि मैं 10वीं का इम्तिहान देने गया तो उपाध्याय साहब के घर ठहरा, उन्होंने सहूलियत दी, तब मैं पढ़ पाया। शुक्राचार्य बड़े विद्वान थे, वो कहते थे कि वर्णमाला का कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र न बनता हो, कोई पौधा ऐसा नहीं है जिससे औषधि न बनती हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें क्षमता न हो। पर उस व्यक्ति को अगर कोई उपाध्याय जी जैसे सेवाभावी व्यक्ति का सानिध्य मिल जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हर पत्थर में एक करिश्मा होता है मूर्ति बनने का, लेकिन यह मैसर करता है कि वो किस मूर्तिकार के हाथ में जाता है। वही पत्थर किसी क्रोधित व्यक्ति के हाथ में पहुंच सकता है, किसी को चोट पहुंचा सकता है, मजरूह कर सकता है। अगर वो अच्छे शिल्पी के हाथ में पहुंचे तो किसी मंदिर की प्रतिष्ठा बन सकता है। ये उपाध्याय जी थे, ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने इस इलाके में तालीम का अलख जगाया। और ये वो दौर था, भारत के शिक्षाविद राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, जब जोधपुर विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने आए, उन्होंने एक बात कही आखिर में कि विल गो फॉरवर्ड नॉट एज प्रिजनर्स ऑफ पास्ट बट पिलग्रिम्स ऑफ फ्यूचर। अर्थात इस तरह आगे जाइए कि अतीत के बंदी न बने, भविष्य की तीर्थ यात्री बने। आज तो हमारे पास सहूलियत है, 25 करोड़ विद्यार्थी हर दिन स्कूलों की देहरी पे दाखिल होते हैं, शिक्षा लेते हैं। इसके बावजूद 12 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल की चौखट नसीब नहीं है। स्कूल की घंटी हर दिन हर विद्यार्थी को बुलाती है, आह्वान करती है, आमंत्रित करती है। हर बच्चे के मन में एक उमंग और उत्साह होता है कि काश मुझे भी वो स्कूल की घंटी सुनाई दे, मैं उसमें दाखिल हूँ। उस माँ को भी लगता है जो मन महसूस कर अपने पुत्र को भेज नहीं पाती है। उन 12 लाख बच्चों को तालीम का नसीब नहीं मिला है। आप सोचिए, जब उपाध्याय साहब ने काम शुरू किया था
तो कितनी मुश्किलें होंगी। आज 97 लाख शिक्षक पढ़ाने के लिए है, इसके बावजूद भी 10 लाख शिक्षकों की हमें कमी महसूस हो रही है। उस ज़माने में कुछ नहीं था। कोई धरती महज इमारतों से नहीं बनती है, मुजस्समों प्रतिमाओं से नहीं बनती है, इंसानों से बनती है। उन्होंने जो इस रेत पे इबारत लिखी है, बहुत हवाएं आएगी पर उसको मिटा नहीं सकती। किसी संस्था को बनाना तो मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। और जब तक तालीम नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर विद्यार्थी में वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रशासक बनने की काबिलियत होती है, लेकिन उसको वैसा मौका तो मिले। हमारी जो प्रतिभा है उसको अगर अवसर नहीं मिलेगा तो कुंद हो जाएगी। जितनी अधिक स्कूलें आप खोलेंगे उतनी जेलें बंद होगी, ऐसी कहावत है। आप एक स्कूल बंद करते हैं तो आप एक जेल का इंतज़ाम करते हैं। हम दुनिया के गुरु हैं। संसार ने विश्वविद्यालय का कंसेप्ट, अवधारणा हमसे ली है। अगर हम अच्छा करेंगे तो संसार हमारी तरफ मुखातिब होगा। मैं इस भारत को इस दृष्टि से भी देखता हूँ कि दुनिया हमें कैसे देखती है। मार्टिन लूथर किंग जो गांधी के शिष्य थे, वो कहते थे कि दुनिया के बाकी मुल्कों में मैं सैलानी की तरह जाता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में एक तीर्थ यात्री की तरह आता हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी, इसके चप्पे चप्पे में, जर्रे जर्रे में ऐसी विभूतियाँ रही है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उन दानदाताओं की जिन्होंने इसमें योगदान दिया। कहते हैं कि समाज की पहचान इससे होती है कि उसका निवेश सबसे अधिक किस में है। जिस समाज का निवेश शिक्षा में सबसे अधिक हो वो अच्छा रहता है। हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता में शिक्षण संस्था एक इमारत नहीं है, वो कारखाना नहीं है, उसको मंदिर कहते हैं। और मैं 4 साल पढ़ाया है, तो मैं मानता हूँ कि मैं शिक्षा देते वक्त जब कक्षा में खड़ा होता था तो मुझे ऐसी अनुभूति और आभास होता था गोया एक मंदिर के गर्भगृह में खड़ा पुजारी अपने आस्थावानों को संबोधित कर रहा हो। ये पवित्रता भारत में ही मुनासिब है। अंत में एक बात कहूँगा कि जब सीमा मिश्रा जी गा रही थी लता जी का, और हमारे पास बहुत काबिल हमारे आर्मी चीफ जिनका सब जगह सम्मान है, वो यहाँ मौजूद थे और बाकी लोग थे, तो मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में भारत माता के प्रति जो मेरा सम्मान है वो गहरा हो गया। हमसे केरल बहुत दूर है, वहाँ के कवि थे वल्थल, जो कहते थे कि केरल का नाम सुनो तो आपकी धमनियों में रक्त तेजी से प्रवाहित होना चाहिए, लेकिन जब भारत का नाम सुनो तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। ये एहसास मुझे उस दौरान हुआ। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया। और अब निवेदन हरियाणा के सूचना आयुक्त माननीय श्री प्रदीप कुमार जी शेखावत साहब से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जी शेखावत साहब। शिक्षा केंद्र में आयोजित इस समारोह में मैं सर्वप्रथम जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित है, श्रद्धेय चंपालाल जी उपाध्याय को प्रणाम करता हूँ, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। इस धरती की विशिष्ट विभूति जिनको पूरा देश भाई जी के नाम से जानता है, परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद जी को प्रणाम करता हूँ। मंच जिस प्रकार के व्यक्तित्वों से सुशोभित है, मुझे 5 मिनट मिले हैं, पर उसके बारे में भी मुझे इसलिए बताना आवश्यक है कि कई बार घर का जोगी जोगणार आन गांव का सिद्ध, हमारे बीच से निकले हुए लोगों के बारे में भी हम ठीक से जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनके कर्म क्षेत्र को देखते नहीं हैं। हम सबके बीच में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और मेरे गुरु रहे हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी हैं। गणित के
प्रोफेसर हैं, लेकिन अभी दूसरी बार आप सुनेंगे, कुछ लोग पहली बार सुन चुके हैं पिछली बार, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और दूसरी अनेक भाषाओं पर जिनका एकाधिकार है। राज्यपाल बहुत सारे लोग हैं, मुझे इस मंच से कहने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूचना आयुक्त तो बाद में बना हूं, पत्रकार हूं और खून भी अभी भी पत्रकारिता का नशों में दौड़ता है। तो जिनको सुनकर हम, अभी जो मेरे पूर्व वक्ता नारायण जी बोल रहे थे, हमारा 3.5 दशक का एक साथ का सफर है, न्यूटन से लेकर भारत तक आ गए, केरल से लेकर राजस्थान तक आ गए। ये विशिष्टता है, उनकी अध्ययन की प्रवृत्ति है। मेरे नए पत्रकार साथी यहाँ काफी बड़ी संख्या में हैं, पढ़ना छोड़ दिया है हमने, इसलिए ये विशिष्टताएं हैं। दूसरे अतिथि भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष, यशस्वी थल सेना अध्यक्ष रहे हैं दलबीर सुहाग साहब। मैं यशस्वी बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप। उनके आगे एक बहुत आयु में छोटे, जब नारायण जी बोल रहे थे कि मंच पर सब बड़े हैं, तब मैं सोच रहा था कि एक बच्चा भी है। छोटी उम्र में बड़ा कमाल, मेजर अभिमन्यु प्रशासनिक क्षमताओं के साथ युवाओं के लिए मोटिवेशनल कार्यकर्ता के रूप में और संपर्क कला के विशेषज्ञ हैं। जहां जिस पद पर रहे लोगों को जोड़कर रखते हैं। सराफ साहब के बारे में पहले हम कह चुके, भामाशाह हम कह देते हैं, दानदाता हम कह देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट बाद। इन सब के अलावा एक विभूति और यहां विराजमान है, परम आदरणीय सीताराम जी व्यास, जिनके लिए मैंने कहा था कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन में पूरा जीवन समर्पित एक गृहस्थ कार्यकर्ता के रूप में श्रेष्ठ प्रचारक से श्रेष्ठ जीवन जीने की यदि हमको कहीं दृष्टि देखनी हो तो उनके जीवन चरित्र से हम देख सकते हैं। करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं। संघ के स्वयंसेवक की भूमिका में उत्तर क्षेत्र में उन्होंने जिस दायित्व पर रहकर काम किया वो हमेशा यशस्वीता का और कर्मठता का उदाहरण बना है। अभी मैं देख रहा था कि समाज बदलने की, भारत के बदलने की बात हो रही थी। मैं दूर के उदाहरण नारायण जी दे चुके हैं, इसलिए उस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। हम दोनों समझौता करके ही बात करते हैं। उन्होंने एक बुद्धिजीवी पत्रकार के रूप में और अध्येता के रूप में जो बातें रखी हैं वो संदेश के लिए पर्याप्त है। दूसरे पक्ष पर आता हूं, अमित जी का भी अभी सम्मान हुआ है। बहुत ही उनका परिचय उद्घोषक ने भी और बाकी लोगों ने भी दिया। वो यहां पढ़े हैं, इस क्षेत्र से जुड़े हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं जो वरिष्ठ लोग यहां बैठे हैं, आदरणीय श्री दौलत राम जी सारण के आप दोहिते हैं। मां चंद्रकला जी यहां से बैठी हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में संस्कारों का पोषण होता है। नारायण जी भी कह रहे थे, मेरी दादी जी जब वो विवाह के बाद 6 महीने की अवस्था में थी, यानी विवाह को 6 ही महीने हुए थे, उस समय विधवा हो गई थी। दादाजी चले गए ऐसामई। उस परिवेश में उन्होंने संघर्ष किया, घर से बाहर निकली, बदलाव किया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और अध्यापन का कार्य शुरू किया। आज ये सब कुछ आसान दिखाई देता है। नारी शक्ति बहुत दृढ़ता के साथ में समाज में है। कल्पना करिए जरा, आज से 60-70 साल पहले कैसा परिवेश होगा। और तब रतनगढ़ जैसे कस्बाई क्षेत्र में कोई यदि अध्यापन के क्षेत्र में घर छोड़कर उतरता है, मैं नारायण जी से भी कह रहा था कि आपके व्यक्तित्व का गठन कैसे हुआ है ये मुझे कहीं समझने की ज़रूरत नहीं है।
ये उन दादी जी के संस्कारों का प्रभाव है। हमारा मूल तत्व क्या है? समाज में दानदाता और भामाशाह हम कह रहे थे। मैं यहां इन दोनों शब्दों के बारे में थोड़ा अंतर रखता हूं। समाज बदलने की ये प्रक्रिया है और इन लोगों का सहयोग जो है वो व्यक्तित्व निर्माण के लिए सहयोग है। चंपालाल जी उपाध्याय की संस्था में वो योगदान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। समाज के उन बच्चों को जिनको गढ़कर हम भावी नागरिक के रूप में, एक सुसंस्कारित नागरिक के रूप में खड़ा कर पाएंगे, उनके निर्माण के लिए ये सहयोग है। और समाज मजबूत इसी से होता है। मैं दलबीर जी सुहाग साहब को ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि उनका भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सैनिक स्कूल से अध्ययन हुआ है। ये पुरुषार्थी समाज है, श्रमजीवी समाज है, संघर्षशील समाज है। इस मरुधरा के लोगों में एक जीवटता है और देश के प्रति, अपने दायित्व के प्रति समर्पण है। इसलिए ये भामाशाहों का दायित्व है। भगवान ने उनको जो कुछ दिया है समाज हित में, समाज को लौटाना, समाज को ऋण जो हमने उनसे लिया, कमाया, उसको वापस समाज को देना, ये बड़ा भाव है। ये महाराणा प्रताप से लेकर आज तक इस समाज में चलता आया है। सरकारें समाज को मजबूत नहीं करती है, सरकारें बदलाव नहीं लाती हैं, एक प्रयास करती हैं सकारात्मक सोच का, समाज को एक दिशा देने का जब प्रयास आता है, तब फिर प्रकृति का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, संस्कारों का विषय हो। इस मरुधरा में अनेक जगह पर पेड़ लगे हुए हैं, हम सब लगाते हैं, उनका पालन पोषण हम पेड़ों को गोद लेकर करते हैं। जल का बड़ा संकट है इस पूरे क्षेत्र में। जल में हम मितव्ययी थे, हमारी मितव्यता एक आदर्श थी, उपयोग कैसे करना है। इन्हीं चीजों से व्यक्तित्व निर्माण के समय संघर्ष जो है वो आप में आत्मविश्वास के रूप में दृढ़ता लाता है। और यही कारण है, मैं ये मानकर चलता हूं कि हम तीनों का जो सम्मान हुआ है वह शायद इस दृढ़ता का, इस आत्मविश्वास का और इन संस्कारों का ही प्रभाव है कि जिस क्षेत्र में हम रहे, मैं पत्रकारिता में रहा तो मैंने आम जन से जुड़ी हुई चीजों को उठाया। कई बार हम कहते हैं बहुत बड़ा पत्रकार है, क्या किया? वो बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, 2G स्पेक्ट्रम का उठाया था। सामान्य जीवन में बदलाव लाने के लिए, किसी सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए जब पत्रकार खड़ा होता है तो समाज का साथ मिलता है। मैंने सीकर रहते हुए जल, पर्यावरण, प्रकृति, किसान, खेत, खलिहान, चिकित्सा, रक्षा, सेना, सैनिक, वीरांगनाएं, इन पर जो काम किया है वह मुझे आत्मसंतुष्टि का भाव देता है। और उसी काम के कारण मैं ये मानता हूं कि आज मुझे इस सम्मान का, हक के साथ में खड़े होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो जब व्यक्ति के भीतर का व्यक्तित्व खड़ा होता है और जब हम दृढ़ता के साथ में सोचते हैं, तो एक जीवन, एक मिशन पत्रकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उस मिशन से अलग पत्रकारिता करना स्वभाव में हमारे नहीं रहा। वो चाहे नारायण जी हो, चाहे मैं हूं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई माइका लाल अंगुली उठा के ये नहीं कह सकता कि हमने इन दोनों को फलाने मामले में दबाव में या प्रभाव में देखा है। दबाव और प्रभाव से मुक्त जो पत्रकारिता है वही विशुद्ध रूप से समाज की सेवा है और उसी को मैं समर्पण करता हूं। यह जो मुझे पता नहीं था, राजीव जी ने इसमें राशि का उपयोग भी रखा है। मैं इस राशि की घोषणा समाज के कार्य में, जहां मेरे परिवार से एक सामान्य ट्रस्ट चलता है, नारायण ग्राम सेवा प्रन्यास, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं काम करता हूं, उसके जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ये धनराशि समर्पित करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। जय भारत। बहुत बहुत साहब निर्भीक पत्रकारिता और बुलंद इरादों के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए आपका प्रभावी उद्बोधन
और क्रम को निरंतरता देते हुए बहुत ही सम्मान के साथ अब मंच पर आमंत्रित करूंगा रतन धरा के लाडले माननीय श्री अमित जी ढाका साहब IAS चंडीगढ़, कृपया मंच पर पधारें और आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम को संबोधित करें। आदरणीय अमित जी ढाका साहब। माननीय प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी, माननीय जनरल श्री दलबीर सिंह जी सुहाग साहब, माय फ्रेंड मेजर अभिमन्यु, श्री नारायण जी सराफ साहब, माननीय प्रोफेसर सीताराम जी, घनश्याम भाई साहब, और माय डियर फ्रेंड राजीव, प्रदीप जी और नारायण जी और बाकी जितने सारे बुजुर्ग और दोस्त बैठे हैं। हमारे लिए अपने ही ज़मीन पे वापस आके और अपने ही बड़े बुजुर्गों से सम्मान लेना काफ़ी बड़ा इमोशनल इशू है और हमें खुशी मिलती है कि जब जिस ज़मीन पे आप पले बढ़े पैदा हुए, जहाँ पे आपने चलना सीखा, वैल्यू सिस्टम लिया, वो लोग जब आपको याद करते हैं तो लगता है कि अभी जड़ें कायम। ये जो खासकर जितने दानदाता यहाँ पे आए हैं, मैं सभी का, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी कभी यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजीव जी से मेरी लगातार बात होती रहती है। अब जब हम 21वीं सदी 1/4 निकल चुकी है, तो अब लड़ाई शिक्षा की नहीं है, अब लड़ाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की है। 10वीं पास, BA पास का टाइम गया। अब वो एक डिसएडवांटेज है, जब तक हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है जो कि हमें रोजगार लायक बना सके। तो मैं इस मंच से आप सभी दानदाताओं का व्यक्तिगत तौर पे और विद्यार्थियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि खासकर जो सरकारी स्कूलों में इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वेरी करती है। हम जब एज कलेक्टर स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में पैर रखते ही पता लग जाता है कि इसके प्रिंसिपल साहब कैसे हैं। जिस स्कूल के प्रिंसिपल अच्छे होते हैं वो स्कूल साफ सुथरा, और जो ध्यान नहीं देते वो जाते जी ये नहीं है, ये नहीं है। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में स्कूल ऐसी चीज़ है जिसके में सहयोग के लिए कोई मना नहीं करता। तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान है और मैं चाहता हूँ कि इसको और स्केल अप करके जो भी सहयोग हम लोग कर सकते हैं वो हम करते रहें। दूसरी चीज़, जो अध्यापक बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सोच बड़ी करें, कुएं में ना रहें कुएं के मेंढक की तरह। हम जब 11वीं 12वीं में थे तो 2 ही एग्ज़ाम की चर्चा होती थी, PMT और PET। तो मैं और मेरा दोस्त चंद्र प्रकाश सुथार, जो अभी जयपुर में डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर बन गया। हम TT खेलते थे व्यायामशाला में, 7 साल हम रोज़ सुबह जाते थे, शाम को। तो मेरी माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया कि देखो चंदू तो डॉक्टर बन गया, तू ही गंडक मार तो फिर बैठे। तो मैंने चंदू को बोला, यार तू मेरे घर मत आया कर, मेरे को बहुत डांट पड़ती थी। तो अब लेकिन आज के जो बच्चे हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट, वो बहुत किस्मत वाले हैं कि वो उस जमाने में पैदा हुए हैं जिसमें ये देश बहुत आगे तेजी से जा रहा है और उसी तेजी से अवसर पैदा हो रहे हैं। पर सोच बड़ी करनी और बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका दो। मैं कई बच्चों को जानता हूं जो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो आज वहाँ नहीं हैं जहाँ उनको होना चाहिए था। तो बच्चों को रोको मत, उनको जाने दो, उनको घोंसला छोड़ने दो, वरना वो उड़ने के काबिल नहीं बन पाएंगे। थोड़ा सा ये आप ज़रूर अपने अपने जो बच्चे बैठे हैं, जो टीचर्स बैठे हैं, उनको, हम यहाँ पे रघुनाथ विद्यालय गांधी बाल निकेतन में पढ़े, महाराजा कॉलेज में पढ़े। हम जब IAS में गए तो सारी स्ट्रीम मिल गई, वहाँ पे IITians भी थे, दून स्कूल के भी थे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास हम जैसे बच्चों में है वो उनमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कठिन रास्तों से निकल के आए हैं। तो इसलिए मेरी
सारे स्कूल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, बच्चों को बड़ा सोचने दो और उनको उस जितना सोच है उसका उतनी मेहनत जरूर करें, वरना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके, मैं 3 साल राजस्थान डेपुटेशन पे आया, मैं तो क्योंकि ज़्यादातर हॉस्टल्स में रहा, बाहर रहा, तो हमें तो यही नहीं पता कि हमारे रूममेट की कास्ट क्या है। मणिपुर से लेके और केरल तक के सब दोस्त हमारे साथ रहे हैं। तो जो छोटी सोच अपने कस्बे में अभी भी है, अपने इस एरिया में, उससे प्लीज़ आप भी बाहर निकलें और बच्चों को तो खासकर इससे बाहर फर्स्ट नेम बेसिस पे बच्चों को बोलें कि वो सामने वाले कास्ट कभी किसी की आइडेंटिटी नहीं हो सकती। मैंने यहाँ के बहुत स्ट्रांगली फील किया, अपने यहाँ पे तो आइडेंटिटी ये कास्ट सिस्टम और ये दिमाग ब्रॉड रखें और ब्रॉड सोचें और लोगों से जुड़ने के तरीके ढूंढें, टूटने के तरीके ना ढूंढें। मेरे पास कोई भी आ जाता था, मैं रतनगढ़ का हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका है, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है कि वो रतनगढ़ से या वो चूरू से, या हम बाहर बैठे हैं तो कोई राजस्थान का भी आ जाता है तो लगता है यार कोई अपना आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग के, हम 21वीं सदी आधी जा चुकी है लगभग चौथाई, तो जो सोच है उसको बड़ा करें। पता नहीं मेरे को ही फीलिंग है कि सोच थोड़ी छोटी होती जा रही है, उसको बड़ा करें। किसी की आइडेंटिटी कास्ट और कोई और बैकग्राउंड नहीं हो सकता है, हर इंडिविजुअल अपने आप में भगवान ने अलग तरीके से बनाया है, एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट दैट इंडिविजुअल इन द वे ही इज क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो पुरस्कार राशि है, मैं राजीव जी को कहूँगा कि जिस किसी स्कूल में इससे कोई इंटरेक्टिव बोर्ड या लग सके, वो हमारी तरफ से इसमें एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपकी इस मुहिम। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा IIM लखनऊ के पूर्व छात्र तथा ट्राइडेंट रियल्टी के कॉरपोरेट मामलों के डायरेक्टर, मजबूत रणनीतिकार, असाधारण नेतृत्व कौशल और चुनौतीपूर्ण वातावरण में सफलता के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बेस्ट जेंटलमैन ऑफिसर अवार्ड, राजस्थान गौरव अवार्ड और विभिन्न प्रशंसा पदकों से सम्मानित आदरणीय श्री मेजर अभिमन्यु जी कृपया पधारें और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सम्माननीय मेजर अभिमन्यु जी। सम्मानित मंच, माननीय प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, जनरल दलबीर सुहाग जी, PVSM, UVSM, AVSM, VSM, ADC, पूर्व सेनाध्यक्ष एवं उच्चायुक्त सेशल्स, डॉक्टर अशोक सराफ जी, वशिष्ठ अधिवक्ता गुवाहाटी, मेरे परम आदरणीय और हमारे मार्गदर्शक श्री सीताराम व्यास जी, उत्तर क्षेत्र संचालक, इस कार्यक्रम के मूल रचयिता डॉक्टर राजीव उपाध्याय जी, सचिव श्री गांधी बाल निकेतन, और जितने भी मंचासीन व्यक्ति हैं, जो जितने भी भामाशाह हैं, जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया है, मुख्य तौर पर नारायण बारेट जी, प्रदीप कुमार शेखावत जी, अमित ढाका जी और समस्त रतनगढ़ के वासी और इस संस्थाओं से जुड़े लोग, उन सबको मेरा सादर नमस्कार। समस्त आज आप सब लोगों के बीच मेरी भूमिका एक शून्य जैसी है। शून्य की कीमत जब बड़े अंकों के बीच में आती है तो कीमत बढ़ सी जाती है। जितने भी वरिष्ठ लोग, बहुत से लोगों से मेरा एक पारिवारिक संबंध भी है, सामाजिक संबंध भी है, और वो स्वयं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रेरणादायी लोग हैं। तो उन लोगों के समस्त जब मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं तो इस भाव के साथ हूं कि आप रतनगढ़ के वासी होने के नाते आपके बीच में से निकले लोग आज आपके समक्ष हैं। हम सबके प्रेरणा वो सब आपके साथ सामने आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये बड़ा गौरव का पर्व है उस संस्था के लिए भी, उस जगह के लिए भी, कि इन लोगों का मार्गदर्शन और उपस्थिति आज हमारे बीच में है। प्रोफेसर गणेशी लाल जी, आज के कार्यक्रम
शिक्षा जिसकी नींव है, उनकी बहुत सारी एक आइडेंटिटीज होंगी, बहुत सारे परिचय होंगे। सर राज्यपाल भी रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहे, एक राजनेता भी रहे हैं, लेकिन मूलतः जो कोर है वो एक शिक्षक की जो भूमिका उनके जीवन में रही है। एक शिक्षक हमेशा एक शिक्षक रहेगा, उसके पद, उसका परिचय बदल सकता है। तो सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी। जनरल दलबीर सुहाग, वो उस संस्था के मुखिया रहे हैं जिसके हम अंश मात्र थे। आप आज के दिन एक युवा होने के नाते और एक सजग व्यक्ति होने के नाते, जब हम आज के दिन टीवी पर, फिल्मों में जिस प्रकार से हम जो पुराने हीरो रहे हैं, जनरल मानिक शाह जैसे लोग, उनको देखते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले कुछ समय में आप लोगों को इस चीज़ की अहमियत महसूस होगी कि इतने बेहतरीन अफसर, इतने बेहतरीन सैनिक और सेना के मुखिया आज हमारे समक्ष इस समय रतनगढ़ में उपस्थित थे और उसी कार्यक्रम में हम भी उपस्थित थे। और जैसे कि मेरे बड़े, मेरे परिवार में बड़े और हमारे मार्गदर्शक प्रदीप कुमार शेखावत जी ने अंकित किया कि जो व्यक्ति आपके बीच से निकले हैं, कई बार उनकी हम चमक नहीं देख पाते क्योंकि हम कई बार कहीं और देख रहे होते हैं। श्री सीताराम व्यास जी व्यक्तिगत तौर पर नहीं, कितने लोगों की प्रेरणा है शायद आप सोच भी नहीं सकते, और उनका मूल भी शिक्षा है, वो भी एक शिक्षक हैं। तो आपको अपने बीच से निकले लोगों की अहमियत और कीमत बाहर के लोग शायद ज़्यादा बता पाएँ, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपके समक्ष ये बात रखें कि आपको, चाहे वो प्रदीप जी हैं, चाहे वो मेरे बड़े भाई अमित जी हैं, बुराट जी हैं, सीताराम व्यास जी हैं, ये सिर्फ रतनगढ़ के नहीं, आप देखेंगे पूरे भारत के उन प्रबुद्ध और वशिष्ठ व्यक्तियों में से हैं जिनका प्रभाव बहुत जगह है, जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। और आपके समक्ष आज आने का अतिथि रूप के शायद भाव नहीं होगा, लेकिन और ज़्यादा खुशी होगी शायद हम बाहर से आके आपको ये बता सकें कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। और इसी के साथ आज सब एकत्रित हुए हैं श्री चंपालाल जी उपाध्याय की दूसरी पुण्यतिथि पर, और उनका योगदान शायद हमसे ज़्यादा आप समझ पाएंगे कि जो मूलभूत एक अच्छे अधिवक्ता होने के बावजूद उन्होंने सामाजिक कार्य को प्रमुखता देते हुए शिक्षा को एक साधन समझा और एक छोटे से विद्यालय से इस शुरुआत की, और आज कितने बड़े स्तर पे आज हम लोग एकत्रित हैं। तो इसलिए कई बार लोगों के जाने के बाद हम उनकी पहचान ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो मेरा निवेदन सभी से रहेगा कि जो लोग आज आपके बीच से निकल के मेहनतकश लोग हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, आप उनका सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि रतनगढ़ से और ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति निकलें और वो हम जैसे लोगों को प्रेरणा दें, और इस जो नाम है रतनगढ़, उसके रतन और अलग अलग जगह जाकर अपनी रोशनी से इस देश में, दूसरे प्रदेशों में अपनी रोशनी फैलाएं, और हम आपके बीच में बार बार आकर यही बात आपको बता के जा सकें कि आपकी चहक पहल और धमक बहुत दूर तक है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने लिए एक बार ज़रूर ताली बजाकर सभी मंच को धन्यवाद दें। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मेजर अभिमन्यु जी, आपने अपने भावों को अभिव्यक्ति दी। और अब मैं हमारे विशिष्ट दर्शक दीर्घ में विराजित माननीय पूर्व विधायक माननीय श्री अविनेश जी बैरसी साहब का निकेतन परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही उपाध्याय जी के पैतृक स्थल से पधारे हुए आदरणीय श्री मुरलीधर जी शर्मा, महावीर प्रसाद जी उपाध्याय, वरिष्ठधर जी बोरा, राधेश्याम जी शर्मा एडवोकेट, आप सभी महानुभावों का भी निकेतन परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और अब उद्बोधन की श्रृंखला में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा अखंड भारत और वंदे मातरम एक संघर्ष गाथा जैसे ग्रंथों के रचयिता, मानवता के विनम्र उपासक
सम्माननीय प्रोफेसर श्री सीताराम जी व्यास साहब, उत्तर क्षेत्र संघ चालक रोहतक। आज इस स्वर्गीय चंपालाल जी उपाध्याय जी की स्मृति के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा स्वागत और प्रणाम। मंचासीन प्रोफेसर गणेशीलाल जी, जिनका परिचय एक आदर्श शिक्षक के नाते और एक सफल राज्यपाल के नाते, माननीय जनरल दलवीर सिंह जी सुहाग, अभी गीत गाया था तो कुछ भावनाएं व्यक्त हो रही थी। अब 1962 नहीं है, अब 2024 है। अब हिमालय घायल नहीं होगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। अब तो हम पाकिस्तान की सीमा में जाकर अपना आघात करके उनको परास्त करते हैं। ऐसी सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल दलवीर सिंह जी, जिनके नेतृत्व में बालकोट की घटना हुई और जिसकी स्ट्रेटेजी बनाने वाले ये सेनापति, और आज हमारे इस रतनगढ़ की भूमि पर जो धर्म की भूमि है, एक तरह से काशी, छोटी काशी भी कहा जा सकता है, यहाँ पधारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से माननीय श्री नर नारायण जी, नर और नारायण दोनों, और वो भी भामाशाह। जब नर और नारायण हो जाए तो भामाशाह की क्या कमी है, सब जगह करते रहते हैं। विद्यालय को बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया। माननीय घनश्याम जी सोनी, इनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों मित्र थे। वो एडवोकेट थे, मेरे पिताजी यहाँ केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, दोनों से मित्रता थी। और राजीव, मेरा छोटे भाई, जो मंच पर आसीन है, जिनको आज पारितोषिक मिला है, जिन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और समाज जीवन में जिन्होंने योगदान दिया है, प्रदीप जी, नारायण जी और अमित जी, इन तीनों का मैं स्वागत करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेफरसन हुए और बहुत सफल राष्ट्रपति रहे, लेकिन उसको उन्होंने कला में, साहित्य में, शिक्षा में बहुत कुछ योगदान दिया। उसको किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि जेफरसन महोदय, आपको मृत्यु के बाद कैसे याद किया जाए, किस प्रकार से याद किया जाए? उन्होंने कहा, द पीपुल रिमेंबर्ड मी एज ए फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी। देश का, अमेरिका के देश का राष्ट्रपति ये बात कहता है। मजे की बात यह है कि जब जेफरसन की मृत्यु से पहले, जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का स्थापना नहीं की, उसके बाद की। और जब उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु नजदीक है, तो उन्होंने कहा, ए ऑथर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन एंड द फाउंडर ऑफ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, उसमें अपनी समाधि पर अपना नाम नहीं लिखाया। इसके पीछे मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे अनाम व्यक्ति हैं अपने देश में, जैसे स्वर्गीय चंपालाल जी। उसमें मैं मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय ओंकार प्रसाद जी को इंक्लूड करता हूं, जो इस पश्चिमी राजस्थान की भूमि पर जहां शिक्षा का दीप नहीं जल रहा था, तो वहां उस कठिन परिस्थिति में जो काम किया वो अनाम है। लेकिन उनको वहां के लोग और रतनगढ़ के लोग चंपालाल जी को, मेरे पूज्य पिताजी को याद करते हैं। वो उदाहरण वो उस जेफरसन का है। बंधुआ, आज जो मैं कुछ बातें शिक्षा की दृष्टि से 2-3 बातें संक्षेप में कहूंगा, समय अवधि कम है। एक शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक कहा है, त्रयमेव वेदतः देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संगस्व। यानी 3 चीजें दुर्लभ है जो देवताओं के कारण से ही मनुष्य को मिलती है। एक, जो मनुष्य जन्म लेता उसको मनुष्यत्व, जिसको नर से नारायण बनाना, वो होता है शिक्षा के संस्कार से। और मुमुक्षुत्व है, ये तो बहुत ऊंची बात है। और दूसरा महापुरुष संगश्रय, कहने का मतलब कि महापुरुषों का सत्संग है वो अपने आप में दुर्लभ होता है।
यह आद्य शंकराचार्य जी ने अपने श्लोक में कहा है। बंधुओं, हमारे देश के अंदर 2019 से पहले जो शिक्षा का था उसके बारे में एक बहुत बड़े शिक्षाविद ने कहा, द मॉडर्न एजुकेशन प्रीमाइज स्ट्रांगली मेटेरियलिस्टिक वैल्यू। मनुष्य को केवल भौतिक साधनों को उपलब्ध करवाने के लिए है, लेकिन नैतिक मूल्य है वो बहुत आवश्यक है। बिना मनुष्य ए मैन विथ कैपिटल एम, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम है मनुष्य का निर्माण। वो मनुष्य का निर्माण न साइंटिस्ट कर सकता, न कोई कलाकार कर सकता, वो केवल शिक्षक कर सकता है। और आज के वर्तमान इस विद्यालय के अंदर जो शिक्षक हैं वही उस कच्ची मिट्टी को एक अच्छा स्वरूप देकर के बना सकते हो, देश का अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इसलिए आवश्यक है मनुष्य निर्माण का जो शिक्षा का है। इसलिए देश का शिक्षक है या यहाँ गांधी बाल विद्या मंदिर का शिक्षक है, वो भारत का क्रांतिकारी पथ प्रदर्शक है, वो देश का नेतृत्व करने वाला है जो भावी पीढ़ी को भी अपना सिखाता है। इसलिए एक बहुत नटखट बालक था, उसके पिताजी है वो बात कर रहे थे किसी से और कहा कि ये बीच में डिस्टर्ब करता है, तो उसने एक चित्र दिया और वो भी फटा हुआ, क्या तुम इसको जोड़ो। वो बालक बड़ा चतुर था, उसने देखा कि ये भारत का चित्र है, अब कैसे जोड़ू, हिमालय कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है और कुछ है। फिर उसने उल्ट के देखा कि उसके अंदर मनुष्य के हाथ है, पैर है, सिर है। उसने उल्ट करके जहाँ सिर होगा सिर रख दिया, जहाँ पैर है पैर रख दिया, यूं करके उन्होंने वो चित्र भारत का बना दिया। भारत का निर्माण उस मनुष्य के निर्माण से ही होगा। आइंस्टीन ने कहा एक बात, साइंस कैन डीनेचर प्लूटोनियम बट साइंस कैन नॉट डीनेचर ह्यूमन इविल्स ऑफ मैन। यानी पदार्थ को, प्रकृति को साइंस बदल सकती है, लेकिन मनुष्य को हृदय नहीं बदल सकता। मनुष्य को बदल सकता है केवल शिक्षा, संस्कार। और शिक्षा हमारे देश में एक पूर्व जन्म से जो अच्छा संस्कार बालक बनता है, दूसरा माता पिता, तीसरा समाज का वातावरण और चौथा है वह शिक्षक है जो मार्गदर्शन करता है। इसलिए आवश्यकता है कि इस विद्यालय के अंदर जैसा कि वर्णन किया गया कि वैसे तो मॉडर्न स्कूल बहुत हैं, बहुत खर्चीले स्कूल हैं। अब उदाहरण के तौर पर अच्छे अच्छे शिक्षक कहाँ से बने, जैसे जनरल सुहाग है, मिलिट्री स्कूल चित्तौड़गढ़ में उन्होंने निर्माण किया। और ऐसा कहा सकता है कि चित्तौड़ के मिलिट्री स्कूल में ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक सीख ली थी। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हराना वाला जो था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उसको पूछा कि नेपोलियन जैसे सेनापति को तुमने वाटरलू के युद्ध में कैसे हरा दिया, तो उन्होंने कहा द बैटल ऑफ वाटरलू वॉन ऑन द फील्ड ऑफ ईटन हैरो। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने सीख लिया था। तो आज अपने देश का सैनिक है, शिक्षा है, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में है, चाहे पुलिस सेवा में है, चाहे एक लॉयर के फील्ड में है, लेकिन उसके पीछे शिक्षक का हाथ है। इसलिए मुझे ये कहना है आज के इस शिक्षा के मंदिर में, सरस्वती के मंदिर में, कि गांधी बाल विद्या मंदिर में जो शिक्षक हैं उन बालक को ऐसे संस्कार दे जो भावी भारत का निर्माण कर सके, यही आवश्यकता है। और शिक्षक का आचरण ही मनुष्य को बताता है कि वो शिक्षक कैसा है। जैसा कहा ना कि अरविंद घोष ने कहा है कि आज का बच्चा सुपरमैन है, सुपर बॉय है, उसको आप इधर उधर भगा नहीं सकते। टीचर को वो जानता है कौन सा टीचर हमको अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर है वो ठीक नहीं पढ़ाता। जो हमारे गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिन्होंने IAS IPS जो तैयार किए, मिलते रहते हैं, याद करते रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि एक आदर्श शिक्षक के नाते याद करते हैं। APJ गुलाम को निर्माण करने वाला सतीश धवन था, डॉक्टर CV रमन को करने वाला डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी था। इस प्रकार के शिक्षक जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, महानायक हुए हैं, सेनापति के पीछे वो थे। लेकिन आचरण है, आज जैसा आचरण होता है वैसे शिक्षा करता है। एक घटना कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। वो घटना क्या है कि एक बालक है अपने मैदान में खेल रहे थे, और बालक खेल क्या रहे थे
कि झूठ सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा। शिक्षक जो पढ़ाने वाला है, जिसको वो बालक जानते थे, वो आए, अरे तुम क्या खेल खेल रहे हो, न कह रहे थे कि हम झूठ बोलने, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है, उसको हम पारितोषिक देंगे। तो शिक्षक को वो सारे बालक जानते थे। तो शिक्षक ने कहा देखो झूठ बोलने वाला है, ये खेल मत खेलो, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। तब वो बच्चे कहने लगे पहला पारितोषिक तो आपको ही, समझ गए, क्योंकि उन्होंने उस शिक्षक को देखा था कि शिक्षक कैसा पढ़ाता है, कैसा करता है, कैसा करता है, वो हमको सिखाता है। आज का बच्चा वो सुपरमैन है, वो कभी भी इस प्रकार से बरगाने नहीं आता। इसलिए शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी बाल निकेतन के इस सरस्वती के परिसर के अंदर मुझे शिक्षकों से निवेदन है, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं और शिक्षक रहने के नाते मेरा दायित्व भी है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप उन बच्चों को अपने आदर्श के द्वारा, अपने विषय का पारंगतता के द्वारा, विद्वता के द्वारा उनको सिखाएं। और आज जो महानुभाव आए हैं, तो मैंने कहा ना, विद्युत संसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज यह सत्संग है और इतने महानुभाव भी बैठे हैं, यह भी एक बहुत अच्छा सुखद है। और जो सामाजिक जीवन में काम करने वाले बंधु जिनका पारितोषिक हुआ है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जिनका इनाम मिला है, उसके पीछे का भाव है। तो एक भावपूर्ण जो कार्यक्रम हुआ है, उसको लेकर के मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। और गांधी बाल निकेतन के जो हैं सब, उनका और मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतना कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान सीताराम जी व्यास साहब, आज इस गरिमापूर्ण आयोजन में ऐसे प्रभावी संबोधन, उद्बोधन, और अब इस अवसर पर मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा माननीय प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी साहब। स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। मंच को सुशोभित कर रहे हैं, जिनसे बेटी की पायल, बहन की राखी, मधुरिमा की झांझर, माता का सिंदूर, जिनसे सुरक्षित रहता है, ऐसे हमारे देश के जनरल दलवीर जी सुहाग और मेजर अभिमन्यु, और शस्त्रों को गांठने का, देने का, जैसे राणा प्रताप को भामाशाह में नहीं दिया, ऐसे भामाशाह के रूप में उपस्थित नर नारायण सारफ जी और उनके सभी बंधुगण, मेरे आदर्श, मेरे परम स्नेही मित्र, क्षेत्रीय संघ चालक श्री सीताराम जी व्यास, इस सभागृह में उपस्थित सभी वंदनीय भगिनी एवं बंधु, आपके श्री चरणों में प्रणाम कर कर आपका आशीर्वाद मांगता हूं। विषय शिक्षा का चलता है, चाकर स्वामी नहीं बना सकता। अगर शिक्षक सैलरीड है, उसको लगता है कि मैं तनख्वाह लेके काम कर रहा हूं, वह शिष्य को मालिक नहीं बना सकता। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रेय को श्रेय में बदलने का दायित्व रहता है, चाहे मैं किसी भी फील्ड में काम करूं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। पुरुष और प्रकृति का संगम भगवान कृष्ण कहते हैं, लौकिक और अलौकिक का संगम, फॉलिबल एंड इनफॉलिबल का कन्वर्जेंस चाहिए। इन दोनों का कन्वर्जेंस नहीं है तो टेक्नोलॉजी वही रोल प्ले करेगा जो इस समय वर्ल्ड में हो रहा है। आप नहीं रोक सकते युद्धों को। Technology has to obey the spirit. It has to be manifested into the spirit if it is to be survived. टेक्नोलॉजी ने रूहानी सुगंध को खत्म कर दिया है। मटके का पानी और चिड़ियों की चहचहाहट अब सुनने को नहीं है।
कबीर ने कौन सा टेक्नोलॉजी देखा? जितना भी सब लोग जिसकी चर्चा होती है, कौन सा टेक्नोलॉजी देखा था? जीपिंग का, वाइडन का, पुतिन का, जेलेंस्की का। हाँ, टेक्नोलॉजी देखा मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने। अभी गीत गाया बहन ने, ए मेरे वतन के लोग। ये वतन क्या है? स्वदेश क्या है? स्वधर्म क्या है? स्वतंत्र क्या है? स्वस्थ क्या है? स्वार्थ क्या है? स्वाभिमान क्या है? ये टीचर्स को समझाना पड़ेगा ना। परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ परफेक्शन, यज्जः कर्म सम उद्भवा, manifestation of the perfection already in man. That is what Vivekananda says. स्वधर्म, निर्विकारिता, निष्कामता, नित्यता, निर्ममता, निर्मोहिता, निरहंकारिता, ये स्वधर्म है। स्वस्थ, वन हु इज काउच्ड इन ट्रांसेंडेंस, इन सेल्फ। जो आदमी स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ हो सकता है। जो स्वयं में स्थित नहीं है वो स्वस्थ नहीं हो सकता है, भैंसा हो सकता है। स्वतंत्र, दोज पॉलिसीज विच मेक मी अवेयर ऑफ माई सेल्फ। ये पास्ट एंड फ्यूचर्स आर इल्यूशंस, द प्रेजेंट मोमेंट इज द एवरीथिंग। बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भविष्य की बात सोचकर कर रहा है, प्रेजेंट मोमेंट को नहीं पकड़ रहा है। झगड़ा कहां है? क्या किया था कि आप यहां हैं, इसका कोई विचार नहीं करता। क्या करना है इसका विचार चलता है। आप इस देश में हैं, इस भूमि में हैं, आप किस घर में पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं, किधर से आए हैं, इसका एहसास नहीं है। इसका एहसास नहीं है तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी अमित जी ढाका ने कहा, डोंट फॉरगेट, गिव अप बिल्डिंग castles in the air, you see. Even for an exchange of the vast empire stretching from the east to west and north to south, सारी दुनिया का साम्राज्य भी मिल जाए तो हवाई किले बनाना बंद मत करिए। कहां से बनेंगे हवाई किले? कहां से आए हम? पूरे दुनिया के शास्त्र कहते हैं, पुराण उपनिषद, श्री कृष्ण ही आनंद हैं, आनंद ही श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण की आराध्या राधा है। राधा आदि शक्ति है। शांति कुंज के श्री राम जी शर्मा भी कहते हैं, हम आदि शक्ति की संतान हैं। ऐसा कैसे होता है कि बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है और जब मां की गोद में जाता है तो बच्चा शांत हो जाता है? इसका मतलब है कि आदि शक्ति का रूप इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अगर कोई है तो वह माता है, वह मां। ये जो मेरा वतन के लोगों, ये जो दलबीर जी सुहाग और मेजर अभिमन्यु बैठे हैं, ये भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए थोड़ा ही, ये पूरे विश्व की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए है। क्या हमारी आर्मी जाती नहीं है? क्या बांग्लादेश बनाने के लिए हमने नहीं भेजे? क्या आज नहीं भेज रहे इजराइल के पास? किस लिए भेज रहे हैं? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्शियस सेंट्रिक प्लैनेट। मानव केंद्रित ये विश्व बने, चेतना केंद्रित ये पूरा ग्रह बने। वसुधैव कुटुंबकम ऐसे ही थोड़ा बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए शपथ लेते समय सीढ़ियों को प्रणाम करते हैं। अजीब लगा होगा दुनिया के देशों को, लेकिन हम और आप सबको लगता है अथर्ववेद की बात कि माता पृथव्या पुत्रो हम। भारत देश नहीं है, इट इज ए लिविंग गॉडेस। ये मैं नहीं कहता, महर्षि अरविंद कहते हैं।
ये लिविंग गॉडेस है साहब। पूरा वर्ल्ड जो भी है, जैसा भी विश्व है, सुनीता विलियम्स कहती है आकाश से देखिए कोई लाइन नहीं खींची हुई। ये लाइनें तो पता नहीं किसने कब कैसे कैसे खींची हैं। भारत की सेना उन लाइनों को मिटाने के लिए है। मेरे देश का प्रधानमंत्री ने G20 को G21 बना दिया। प्रोफेट मोहम्मद के स्वप्न को जो अधूरा था, ये मोहम्मद पैगंबर कहता है, इफ यू वांट ए प्लेस इन पैराडाइज रेज ए डॉटर, एक बेटी को बनाइए अगर भारत जन्नत में चाहते तो। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मोहम्मद पैगंबर के स्वप्न को भी पूरा करके दिखाया वर्ल्ड में। महिला वंदन इसको कहते हैं। क्या ये भारत की बात है? क्या दुनिया के 110 देशों के अंदर ये मैसेज नहीं गया कि भारत बेटी को क्या समझता है? माधवराव सदाशिवराव गोलवार कहते थे, महर्षि अरविंद कहते थे, इस कण कण में मुझे मां भगवती नजर आती है, मां भगवती के दर्शन होते हैं। ये जो हम चंपालाल जी का मना रहे हैं और भी महापुरुषों का मना रहे हैं, ये क्या है बेसिकली? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणि अकर्म च यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतसन कर्म कृत। कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है। जितने भी महापुरुषों के स्टैच्यू लगे हैं, हम पॉलिटिशियंस के छोड़ दीजिए, वो तो हमारी सरकार होती है हम लगा लेते हैं, लेकिन जितने भी महापुरुषों के, उन्होंने कब कहा था हमारे स्टैच्यू लगाए? क्या कहकर गए थे राजीव को कि मेरा स्टैच्यू लगाना? किसी ने नहीं कहा था। क्यों? मनुष्य आंखों से क्या अपने शरीर को देख सकता है? वो दर्पण का इस्तेमाल करता है। हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, क्या भगवान को देखने के लिए खड़े होते हैं? वो दर्पण है, जिस दर्पण के माध्यम से मैं स्वयं को देखने की कोशिश करता हूं कि मैं भी तेरे जैसा हूं। ममेव अंशो जीवलोक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिस सुपरमैन की बात अभी सीताराम जी व्यास कह रहे थे, एवरी मैन कंटेन्स इन हिमसेल्फ एज ए सुपरमैन, यू सी। महर्षि अरविंदो कहते हैं, नेचर हैज नॉट स्टॉप्ड, मैन हैज स्टॉप्ड। ये प्रोग्रेस रुकने वाली नहीं है। मनुष्य बनकर सब खत्म नहीं होने वाला है, इसके आगे भी उत्कर्ष होने वाला है। 24,000 लाइनों की पोएम्स महर्षि अरविंद ने सावित्री करके लिखा, और यम जो है सत्यवान के प्राण लेकर जा रहा, सावित्री पीछे है। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ 7 कदम चली हूं, अब तुम मेरे मित्र बन गए हो, तो मित्र को वरदान दो, मुझे दो जो चाहती हूं मैं। बोला बोला बोला। अंत में यम कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सत्यवान के साथ ही ले चलता हूं। उसने कहा कहां लेके जाएगा? मैं बैकुंठ लोक, गोलोक सब जगह जाकर आई हूं, मैंने सब लोक देखे हैं। uplifting the world to God in deathless light, bringing the God down to the world on earth I came. Imperfect is the joy unshared by all. Man should walk celestial on this earth. इस पृथ्वी पर मनुष्य ऐसे विचरण करे जैसे फरिश्ता हो, ये मैं चाहती हूं। मुझे मंगल और चांद की बात मत कर, मैं मंगल और चांद को धरती पर लाना चाहती हूं। इसलिए सत्यवान को इधर भेजने की जरूरत है। मुझे लालच देने की कोशिश मत कर। इसलिए लॉर्ड कृष्णा ने जो भगवत गीता बोला है, वो आदि शक्ति की प्रेरणा से बोला है, आराध्या की प्रेरणा से बोला है। पर शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण आराध्या की आराधना करते करते वो भी राधा बन गया। श्री कृष्ण राधा भी हैं और राधा श्री कृष्ण हैं। ये मैं नहीं कहता, दुनिया के सभी शास्त्र कहते हैं। इसलिए बेसिकली ये जो शिक्षा है साहब, मनुष्य का परिचय है
इंद्रियाणि प्राणियाहु इंद्रियभ्य परो मनः मनसुता परा बुद्धयो बुद्धे परा तस्तु सा। मैन इज बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट। मनुष्य मन और बुद्धि से बहुत परे है, इमेजरेबल है साहब, उसको माप ही नहीं सकता। अब टेक्नोलॉजी तो मैटर्स और मेजरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो कौन सी शिक्षा देंगे हम? इसलिए हमारा निवेदन है कि प्रिय के साथ श्रेय ये दोनों जुड़ेंगे तब जाके शिक्षा का काम पूरा होता है। हमको अभी तक समझ में नहीं आया है, लोग मन को करो, मन को करो, मन को नियंत्रण करो। आत्मा का मन होता है, मां का मन है। अगर आत्मा का मन है और मां का मन है तो फिर परमात्मा का भी मन होगा। एंड द माइंड ऑफ गॉड इज नथिंग एल्स बट द कॉस्मिक लव एंड कॉस्मिक म्यूजिक। अगर ईश्वर का दिमाग है और ईश्वर का मन है तो वो ब्रह्मांडीय संगीत है साहब, एक अलौकिक संगीत है जो विचरण करता है पूरा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2 वर्षों तक नेचर से सीखते रहे। एक एक पत्ती से सीख सकते हैं साहब आप। निर्विकारता, स्वधर्म क्या होता है, स्वार्थ क्या होता है, स्वस्थ क्या होता है, स्वदेश क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, स्वावलंबन क्या होता है, एक एक पत्ती से सीख सकते हैं साहब। पुष्प ड्रैगन को भी खुशबू देता है, पुष्प डायनासोर को भी खुशबू देता है, पुष्प डव को भी खुशबू देता है। कोई शिकायत नहीं करता। तोड़ दीजिए, मसल दीजिए, फिर भी आपके हाथ को सुगंधित करता है। वो भारत है। वो हम दुनिया में बताना चाहते। मुझे मालूम नहीं देश के माननीय प्रधानमंत्री की कौन सी बात दुनिया याद करेगी, कौन सी नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जब मां के चरणों में बैठकर निवाला खाता और निवाला खिलाता है मां को, और मां से पूछ करके दिल्ली ने मुझे बुलाया है, जाऊं कि ना जाऊं, मुझे वो दृश्य जब प्रयागराज में बैठकर सफाई कर्मचारी के चरणों को वो जब चूमता है और धोता है, तो जब तक चांद और सूरज रहेंगे ये शिक्षा हमेशा के लिए कायम रहेंगी। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी साहब, बौद्धिक चेतना के संवाहक, प्रबुद्ध विचारक और समरसता के मूर्तिमान आदर्श जब इस तरह से प्रभावी उद्बोधन देते हैं तो सभी का जी करता है कि ये जो प्रवाह बना है उस प्रवाह के साथ बहते चले जाएं, बहते चले जाएं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और मैं निवेदन करूं कि केवल गांधी बाल निकेतन के शिक्षक ही नहीं, आज हमारे जिले के सम्मानीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और तमाम अधिकारीगण भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। और आज की ये सम्मान समारोह ने एक राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठी के रूप में पूरे जिले को मार्गदर्शन देगा। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित माननीय जनरल दलबीर सिंह जी सुहाग साहब, पूर्व थल सेनाध्यक्ष। बहुत जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय जनरल दलबीर सिंह जी सुहाग साहब। माननीय प्रोफेसर श्री गणेशी लाल जी, पूर्व राज्यपाल उड़ीसा, श्री नारायण श्रॉफ जी, श्री प्रोफेसर सीताराम जी, श्री राजीव उपाध्याय जी, मेजर अभिमन्यु और श्री सोनी जी जो अभी कुर्सी पर नहीं है, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने योगदान दिया, योगदाता जो मौजूद हैं, जिनको सम्मानित किया है आज, और हमारे 3 स्पेशल एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ श्री प्रदीप कुमार शेखावत जी, श्री नारायण जी और मिस्टर अमित ढाका।
मैं श्री सीताराम जी का और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे यहाँ आने का और आप लोगों के बीच यहाँ मौजूद होने का मौका दिया। सीताराम जी ने जब मुझे बताया कि यहाँ पर कार्यक्रम है तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि मैं कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम अगर है तो मैं नहीं जाता हूँ, मुझे बहुत इनवाइट आते हैं, लेकिन जब मुझे ये बताया कि ये शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है और क्योंकि मेरा जो एजुकेशन यहाँ पर मैंने पाई है सैनिक स्कूल चित्तौड़ के अंदर, और जिसके कारण मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी गया और मुझे 42.5 साल यूनिफॉर्म के अंदर देश की सेवा करने का मौका मिला, तो कैसे हो सकता है कि मैं राजस्थान में कोई शिक्षा का कार्यक्रम है और मैं ना आऊँ। और शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत कम है जो मेरे से ज़्यादा टू सम एक्सटेंट जान सकते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे झज्जर जिले के गांव से आता हूं। आज भी बस सर्विस कनेक्टिविटी गांव में नहीं है और सिर्फ 2 छोटे कमरे होते थे। प्राइमरी स्कूल था 5th क्लास तक और एक कमरा था टीचर्स के लिए और एक कमरा था 5th क्लास के लिए, और 1st और 4th क्लास जो हैं वो एक पीपल का पेड़ था, 3-4 कीकर के पेड़ थे। तो मैंने 4थी क्लास तक पढ़ाई की सिर्फ कीकर और पीपल के पेड़ के नीचे, और फिर मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ में आया और यहाँ जो शिक्षा प्राप्त की उसी कारण आज मैं इस स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ। तो मैं शिक्षा का महत्व अच्छे समझता हूँ, क्योंकि जब मैं सैनिक स्कूल आया तो काफ़ी ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए थे और हमें इंग्लिश का ए भी कभी नहीं सीखा था ना सुना था, लेकिन मेहनत से जो डेफिशिएंसी है पहले की उसको पूरा किया जा सकता है। और ना कि मैं एडमिशन हुआ, मैं क्लास में फर्स्ट आता था, स्कूल का बेस्ट एथलीट था, बेस्ट स्पोर्ट्समैन था और स्कूल कैप्टन बना। तो एक ये हमें गांव से आते हैं तो एक चैलेंज लेना चाहिए कि जो बच्चे आते हैं अर्बन एरिया से, अच्छे स्कूलों से, हम अपनी मेहनत से उनके साथ चैलेंज लेकर के उतना ही नहीं बल्कि उनसे अच्छा कर सकते हैं। और मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं यही बताता हूँ कि अपनी अच्छी एजुकेशन तो बच्चों को फौज के अंदर जब हमारा सैनिक सम्मेलन होता था किसी लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर, मैं यही बताता था कि मेरे फादर एक सिपाही थे, सूबेदार रिटायर हुए, और अगर एक सिपाही का बेटा चीफ बन सकता है इसका मतलब सिस्टम अच्छा है, और आपका बेटा भी आप सोचते हो शिक्षा दो वो भी एक दिन वो भी चीफ बन सकता है। जब मैं आर्मी चीफ बना तो सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं इंडिया गेट के ऊपर जा कर के, उसके बाद एक सेरेमोनियल गार्ड होता है साउथ ब्लॉक में, और फिर मीडिया वहाँ पर तैयार होता है कि नया चीफ जो है कुछ बताएगा। तो हम जो भी हम बताना चाहते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट हम मीडिया को एड्रेस करते हैं। तो जो मेरा मेजर जन था जो पब्लिक रिलेशनशिप को डील करता है, उसने मीडिया को बोला बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, वरना मीडिया तो लगातार 2 घंटे तक भी क्वेश्चन पूछती रहेगी आपसे। तो जब मैं बंद कर करके जब चलने लगा, मैं 5-4 कदम चला था, तो एक जर्नलिस्ट ने पीछे से
मुझे उसका नाम अभी भी याद है, बनर्जी, उसने ज़ोर से बोला, सर अगर पाकिस्तान कोई मेजर एक्शन करता है हमारे देश के ऊपर तो हमारा क्या रिएक्शन होगा। मेरे मेजर जनरल ने बोला कि नो, दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, नो मोर क्वेश्चन, आई टोल्ड यू। मैं वापस मुड़ कर आया, मैंने कहा नहीं, ये क्वेश्चन का जवाब मैं पक्का दूंगा। और मैंने बोला और रिएक्शन विल बी इमीडिएट, इंटेंस एंड अप्रोप्रिएट। और ये जो मैंने बोला था ये पाकिस्तान टीवी के ऊपर भी दिखाया गया था उस दिन। तो वहाँ पर काफ़ी मेरे पुतले जलाए गए, बना करके गर्दन काटी गई पुतलों की। लास्ट डे, और मैंने कभी भी अपने पूरे चीफ के कार्यक्रम के दौरान किसी भी टीवी चैनल को या किसी जर्नलिस्ट को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया एज आर्मी चीफ। आखिरी दिन वही इंडिया गेट पर रीत लेइंग, सम्मानित गार्ड और मीडिया, और उसके बाद आप ऑफिस जा कर के नए चीफ को हैंड ओवर करते हो अपनी चेयर बैठने। तो मीडिया ने मेरे से पूछा, कहते हैं सर आपने पूरे कार्यक्रम के दौरान कभी भी हमें इंटरव्यू नहीं दिया, ना किसी चैनल को दिया, इसका कोई खास वजह है? ऐसा है, और वजह ये है कि आई स्ट्रांगली फील एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और वही इंडियन आर्मी ने किया है मेरे कार्यकाल के दौरान, क्योंकि इंसर्जेंसी, टेररिज्म को तो हमने कंट्रोल किया ही किया, लेकिन 2 सर्जिकल स्ट्राइक की, एक म्यांमार में की 8 और 9 जून 2015 को, क्योंकि हमारी कुछ इंसर्जेंट्स म्यांमार से आए थे और हमारे जवानों का एम्बुश लगा के कुछ कैजुअल्टी हुई थी। उसका बदला लेने के लिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में की और बगैर किसी कैजुअल्टी, अपने जवानों की एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, उनको अच्छे से मार कर आए। और कई गाड़ियां आई बड़ी बड़ी उनकी बॉडीज को ले जाने के लिए, इतनों को मारा। उसके बाद उस दिन पाकिस्तान आर्मी चीफ ने मीडिया के ऊपर बोला कि हम किसी को अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर को पार नहीं करने देंगे, अगर कोई आ गया तो हम वापस नहीं जाने देंगे। ये इंटरनेशनल टीवी के ऊपर पाकिस्तान चीफ ने बोला। कहता हम म्यांमार नहीं हैं। हमें उस दिन से मुझे ये पता चल गया था, मैंने अपने आर्मी कमांडर्स और सीनियर कमांडर्स को बताया, खास करके नॉर्दर्न कमांड को, कि अभी देश और हमारी गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करेगी कि जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार के अंदर, अगर कोई इंसिडेंट वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर होता है या नॉर्दर्न बॉर्डर पर होता है तो हमारी देश की जनता, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी हम इसी प्रकार से सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक करें। और उस दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी थी वेस्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए। हमें तकरीबन 15 महीने 16 महीने मिले, हमारी पूरी तैयारी थी। जब उड़ी इंसिडेंट हुआ तो उड़ी के बाद जब मैं गया वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, तब मैंने आर्मी कमांडर, कोर कमांडर्स को बताया कि गवर्नमेंट की परमिशन मिलते ही हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। और वो हमने 28 और 29 सितंबर 2016 को की, ऑन ए फ्रंटेज ऑफ मोर देन 250 किलोमीटर्स। और एक जगह नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हर कई जगह पर जाकर पाकिस्तान में हम उनको घुसकर मार करके आए। हम आर्टिलरी फायर भी कर सकते थे,
हम हवाई जहाज से भी बॉम्ब गिरा सकते थे, प्रिसीशन बॉम्बिंग, लेकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने चैलेंज किया था कि बॉर्डर क्रॉस कर कर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो वापस आने नहीं देंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि सबसे मुश्किल तो यही है ऑप्शन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है कई जगह पर, तो हमारा बीच का फैसला 30 से 50 गज है। लेकिन उनको एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था कि हम पोस्टों के बीच से घुस करके तुम्हें मार कर वापस आ सकते हैं, एट ए टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑन चूजिंग। और इससे उनको ये दिखाना था कि अभी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी भी सुरक्षित नहीं हैं, जब हम चाहेंगे घुसकर मार कर आ सकते हैं, और एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये शिक्षा है जिसने सिखाया है कि अगर इंसान मेहनत करे तो जो भी आप चाहते हो अचीव कर सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। और ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन और देशभक्ति के साथ इंसान काम करे तो एक बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सिटीजन जो है बन करके देश की सेवा करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूँ सभी बच्चे मेहनत करें, ऑनेस्टी से काम करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, जैसे जैसे फल लगता है, पेड़ झुकता है। इंसान को ऊपर जाते हैं तो झुकना भी सीखना जरूर, उड़ना ज़रूरी नहीं है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं आर्मी चीफ था, मेरे ग्रैंडफादर आर्मी में थे 18 कैवलरी के अंदर, मेरे फादर भी 18 कैवलरी के अंदर थे। मुझे कमीशन भी 18 कैवलरी के अंदर मिला, लेकिन मेरे फादर उस टाइम सूबेदार थे। मुझे बताया गया कि अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ उसी यूनिट के अंदर, मेरे फादर सूबेदार हैं, मैं ऑफिसर हूँ, मेरे फादर में मुझे सलूट करना पड़ेगा। तो मैं कमांडेंट के पास गया IMA के अंदर, मैंने बदली करवा लिया 18 कैवलरी से, मैं इन्फेंट्री में चला गया गोरखा के अंदर, गोरखा पलटन। और जब मैं चीफ बना तो उस टाइम पर 18 कैवलरी जो था, मेरे फादर भी थे, मेरे ग्रैंडफादर भी थे सर्विस की। तो उस यूनिट के अंदर सैनिक सम्मेलन था, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने मुझे बुलाया उनके सम्मानित करने के लिए, ऑनरी कर्नल बनाने के लिए उस रेजिमेंट का। तो जब मैं गया तो ऐसे स्टेज था, सामने जवान बैठे थे, बाईं तरफ ऑफिसर बैठते हैं, दाईं तरफ जेसीओज बैठते हैं। रीयूनियन था उनका, पूरी पलटन थी, कई हज़ार लोग थे। और मैं स्टेज के ऊपर चढ़ने की बजाय जब मैं स्टेज के साइड से जाने लगा तो मुझे बताया गया सर आपको स्टेज के ऊपर जाना है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे पता है स्टेज पर जाना है, लेकिन मैं पहले गया जहाँ मेरे फादर बैठे हुए थे, उनके पैर छुए और फिर मैं स्टेज के ऊपर आया। तो हर बच्चे को ध्यान रखना है कि अगर हम जिस स्टेटस, जिस जगह पर पहुँचे हैं, वो या तो पेरेंट्स के कारण है, उनकी बहुत सेक्रीफाइस होते हैं पेरेंट्स के, और या हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने शिक्षा दी है, जो स्कूल है, उनके कारण। ये सब ध्यान रखना है। मैं वंस अगेन आई थैंक सीताराम जी, द ऑर्गेनाइजर्स, फॉर इनवाइटिंग मी। हमें गोली सिखाई जाती है, भाषण देना नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए मैंने सीताराम जी को बोला था, इन्होंने बोला कि नहीं आप 2 शब्द जरूर कहिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल
दलबीर सिंह जी सुहाग साहब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और माँ भारती की रक्षार्थ और गौरव बढ़ाने के लिए आपने जो कार्य किया, मैं चाहूंगा समस्त नगरवासी एक बार खड़े होकर के आपके स्वागत में भारत माता की जयकार लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। सभी राष्ट्रगान के लिए सावधान।